नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे रिलायंस कैपिटल के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम देखेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस और देखेंगे कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके बिजनेस एनालिसिस की, कंपनी का बिजनेस कैसा है, क्या काम कंपनी करती है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की और देखेंगे कंपनी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है और कहाँ इसकी बाइंग लेवल हो सकता है। और दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे कि कंपनी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, अगर खरीदना चाहिए तो उसके क्या रीजंस है, अगर नहीं खरीदना चाहिए तो उसके क्या रीजंस है। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी के पास रिलायंस कैपिटल के शेयर है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अगर किसी के पास रिलायंस कैपिटल के शेयर नहीं भी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिलायंस कैपिटल ये फिलहाल 6.59 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका रिटर्न प्रोफाइल देखते हैं तो कंपनी ने 1 ईयर के अंदर नेगेटिव में 94% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें इसके 3 ईयर की तो कंपनी ने 98% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो मतलब अगर आपने इसके अंदर 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे तो आपके पास सिर्फ एक ही रुपए बचा है, उसका 1 रुपीज, ओनली 1 रुपीज, क्योंकि 98.96 मतलब 99% का जो कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो अगर 10 ईयर की बात करते हैं तो इससे ज्यादा कंपनी की 10 ईयर के अंदर क्या रिटर्न देगी जब 99% इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की। जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी बुक वैल्यू है नेगेटिव के अंदर 37.55 रुपीज, प्राइस अर्निंग रेशियो है नहीं, एनुअल प्राइस अर्निंग रेशियो भी नहीं है। अगर हम इसका ईपीएस देखते हैं तो वो भी नेगेटिव के अंदर है, नेगेटिव 194 के आसपास। और अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हैं तो ओनली 165 करोड़ का मार्केट कैप रह गया है। दोस्तों ये कभी अच्छी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अभी इसका मार्केट कैप एक पैनिक कंपनी से भी ज्यादा कमजोर है, 165 करोड़। प्राइस टू बुक वैल्यू है नहीं। अगर हम एवरेज पी देखते हो 15 रुपीज के आसपास है। अगर हम ईपीएस ग्रोथ तो 0 है, क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट हो नहीं रहा। पीजी रेशियो भी कोई कुछ नहीं है और कंपनी डिविडेंड भी देती नहीं है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है अगर आप किसी कंपनी की सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को जान लेते हो तो मैक्सिमम चांस ये होता है कि आप कंपनी को अच्छी तरह से जान पाओगे। उसके क्या आगे फ्यूचर्स में प्लान हो सकते हैं, क्या आगे ग्रोथ हो सकती है, उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस नेट प्रॉफिट को थोड़ा छुपा देते हैं। हम 3 चीजों के बारे में बात करते हैं, सेल्स, एक्सपेंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप ग्राफ के अंदर भी देख पा रहे हो, कंपनी की सेल्स, एक्सपेंस और प्रॉफिट काफी अच्छा चल रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। मार्च 17 के अंदर 17 तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, एक्सपेंस है और सेल्स है वो काफी अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं, बेहतरीन कंपनी थी। लेकिन मार्च 18 के अंदर कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ाई, एक्सपेंस भी बढ़ाया, लेकिन एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो गया। लॉस हो गया 126 करोड़ का कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह ऑपरेटिंग लॉस हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम मार्च 19 की बात करते हैं तो वहां भी कंपनी ने अपनी सेल्स बढ़ाई और एक्सपेंस कम किया, तो वहां भी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हो गया, लगभग 3000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो इस अगर 3 रेशियोज के हिसाब से हम देखते हैं, 3 इनके जो सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से देखते हैं तो कंपनी अभी भी बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो दोस्तों अगर मार्च 17 तक देखते हो तो नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज कर रहा था, लेकिन अगर हम मार्च 18 के अंदर देखते हो तो जो नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस शो किया कंपनी ने वो है 4634 करोड़ के आसपास। वो ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सिर्फ 126 करोड़ के आसपास था, तो नेट जो प्रॉफिट है, नेट लॉस है वो इतना ज्यादा कैसे हो गया? दोस्तों उसका सिंपल रीजन है, मार्च 17 के अंदर कंपनी ने अपनी सेल्स अच्छी इंक्रीज की और एक्सपेंस भी कम ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाया, कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ने वहां पे अपने ऊपर बहुत ही डेप्ट कर लिया, कर्जा ले लिया, ताकि उनको ऐसा लगा कि कंपनी आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ करेगी। लेकिन हुआ उसके उल्टा, वहां पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस हो गया और उन्होंने ऑलरेडी इतना कर्जा ले रखा था कि उसका जो इंटरेस्ट है उन्होंने उनको भरना ही था, तो कंपनी ने इंटरेस्ट प्लस करके नेट लॉस दिखा दिया 4634 करोड़। लेकिन दोस्तों अगर हम मार्च 19 के अंदर देखते हैं तो कंपनी को लगभग 3000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन फिर भी कंपनी ने नेट जो प्रॉफिट है वो लॉस के अंदर ही दिखाया, लगभग 1500 करोड़ का कंपनी को नेट लॉस। तो इसका भी रीजन यही है दोस्तों, कंपनी इतने प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही थी कि जो उन्होंने कर्जा ले रखा है उसका इंटरेस्ट भी भर सके, ब्याज भी भर सके।
दोस्तों अगर अब ये तो होगी बात, हम ईयरली कर रहे हैं कि 2010 से 2019 तक, लेकिन अब हम बात करते हैं क्वार्टर्स की। अगर हम क्वार्टरली देखते हैं दोस्तों, तो कंपनी अगर दिसंबर क्वार्टर को देखते हैं तो लगभग कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1203 करोड़ का शो किया है और नेट प्रॉफिट भी लगभग 6 करोड़ का है, क्योंकि वहां पे कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया था कि इंटरेस्ट वर्ष के। लेकिन अगर मार्च 18 में देखते हैं तो कंपनी ने लगभग 3000 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस दिखाया, उसके बाद नेट प्रॉफिट है वो भी लगभग 4000 करोड़ का नेट लॉस दिखाया। उसके बाद दोस्तों आता है जून 18 के अंदर, सितंबर 18 के अंदर और दिसंबर 18 के क्वार्टर से 3 क्वार्टर के अंदर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया, 272 करोड़, 280 करोड़, 213 करोड़। लेकिन मार्च 19 के अंदर फिर कंपनी ने लगभग 2200 करोड़ का लॉस दिखाया। तो मतलब जितने प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा कंपनी एक ही क्वार्टर के अंदर पूरा लॉस दिखा देती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम जून 19 के अंदर देखते हैं तो कंपनी को 1233 करोड़ का प्रॉफिट है, अच्छी बात है। उसके बाद सितंबर 19 के अंदर देखते हैं तो कंपनी को देखो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो लगभग लॉस में दिखा रखा है 3000 करोड़ के आसपास, लेकिन नेट प्रॉफिट है वो लगभग 50 नेगेटिव में 51 लॉस है, नेगेटिव में 51 करोड़। ऐसा कैसे होगा दोस्तों? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो लगभग 3000 करोड़ का लॉस, लेकिन नेट प्रॉफिट कम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने अपने एसेट सेल किए होंगे या कुछ अदर इनकम आई होगी, इस वजह से वहां पे अदर इनकम आने की वजह से जो नेट प्रॉफिट है वो लॉस है वो कम दिखाया गया, 51 करोड़ के आसपास लॉस है। लेकिन दोस्तों अगर हम दिसंबर 19 के अंदर देखते हैं तो कंपनी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था 952 करोड़ का, लेकिन नेट लॉस हो गया फिर भी 135 करोड़ का। अब अगर हम बात करते हैं मार्च 20 के अंदर दोस्तों, कंपनी के अंदर को लगभग 1400 करोड़ का लॉस हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। लेकिन अगर ऑपरेटिंग लास्ट में नेट लॉस देखते हैं तो लगभग 2000 करोड़ के आसपास कंपनी को लॉस हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे क्वार्टरली भी कंपनी जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज नहीं कर पा रही, वहां पे कंपनी को लॉस ही हो रखा है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर हम इसके डेब्ट इक्विटी रेशियो देखते हैं तो कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो दोस्तों नेगेटिव के अंदर नेगेटिव 47.98, मतलब कंपनी की जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव हो गई है। कंपनी की इतना कर्जा हो गया है कि उसकी जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव के अंदर चली गई है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं करंट रेशियो, तो करंट रेशियो होता है दोस्तों करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटीज। तो दोस्तों करंट कंपनी का जो करंट रेशियो है वो काफी अच्छा है, 2.221। ये एक कंपनी पूरी कंपनी के अंदर एक ही पॉजिटिव चीज है कि इसका जो करंट रेशियो वो अच्छा है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको पता है कि क्या होता है कि अगर मान ले आपने किसी से लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट जो आप देने वाले हो उसके मल्टीप्लाई आप कितने रुपए कमा रहे हो, तो कंपनी उसके मल्टीप्लाई 0.67 ही कमा रही है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर किसी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1 होता है तो मतलब अगर आपने 100 रुपए कमाए तो 100 रुपए आपने उसका इंटरेस्ट दे दिया, ब्याज दे दिया, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने 200 रुपए कमाए तो आपने 100 रुपए उसको ब्याज दे दिया तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज। तो लेकिन कंपनी यहाँ पे कंपनी का इतना भी रुपए नहीं कमा पा रही है कि कंपनी उसका इंटरेस्ट चुका पाए। तो अगर आप सोच सकते हो कि कंपनी जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कहां से चुका पाएगी। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो वो भी नेगेटिव के अंदर है 7.05, क्योंकि कंपनी को तो नेट प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन हम कहां से लेके आएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है नेट कैश फ्लो, कि कंपनी के पास नेट कैश फ्लो कितना है, कि जो कैश अमाउंट है वो कितना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी ने मार्च 19 के अंदर लगभग 3602 करोड़ का नेट कैश फ्लो दिखाया था नेगेटिव के अंदर, तो कंपनी के पास नेट कैश फ्लो भी नहीं है। ये भी कंपनी के लिए पूरी तरह से नेगेटिव, जो कोई भी ओपिनियन बनाएगा तो ये एक नेगेटिव ओपिनियन कंपनी के लिए है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो प्रमोटर के पास सिर्फ 1.5% की हिस्सेदारी है, ओनली 1.5, और उन्होंने लगभग 32% जो इस क्वार्टर में दिसंबर 19 से मार्च 20 के बीच में अपनी लगभग 32% हिस्सेदारी बेच दी है। तो मतलब प्रमोटर यहाँ पे खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी कोई प्रमोटर का रोल यहाँ पे नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर हम एफआईज की देखते हैं तो एफआईज ने भी लगभग 4.92% की हिस्सेदारी फिलहाल के क्वार्टर में बेची है, और लगभग 12 एफआईज इसके अंदर इन्वॉल्व है, 0.2% स्टेक ले रखी है। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 37 स्कीम ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है 0.01%, मतलब बिल्कुल छोटा सा अमाउंट किसी ने इन्वेस्ट कर रखा होगा इसके अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NII, उनके पास हिस्सेदारी है 94.72%, और उन्होंने लगभग 36.93% स्टेक इस बार बढ़ाई है, इस जो क्वार्टर गया है दिसंबर 19 से मार्च 20 के बीच में। तो आप सोच सकते हो कि यार प्रमोटर ने लगभग अपनी सभी हिस्सेदारी बेच दी, प्रमोटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी भाड़ में जाए, कंपनी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपना जो प्रॉफिट है जो भी लॉस है उन्होंने बुक कर लिया, उन्होंने सारा शेयर बेच दिए हैं। एफआईज भी लगभग निकल गए हैं सभी, लेकिन पास कौन गए? रिटेल इन्वेस्टर।
उन्होंने इसका सारा जो शेयर्स है जो प्रमोटर से भी खरीद लिया, एफआई से भी खरीद लिया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही खराब बात है कि अब इसके अंदर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बेचारे ट्रैप हो गए हैं। तो उनके लिए अब इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो मैं आपको वीडियो क्लास में जरूर बताऊंगा कि क्या क्या पॉजिटिव इसके अंदर हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम अगर इसका बिजनेस एनालिसिस देखते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी बिजनेस अच्छा है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस करती है, जनरल इंश्योरेंस करती है, रिलायंस मनी, होम फाइनेंस, सिक्योरिटीज, हेल्थ इंश्योरेंस, और जो रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन करती है, नेशनल पेंशन सिस्टम। मतलब ये सब फालतू बकवास है, कुछ नहीं करती कंपनी। 165 करोड़ की कंपनी है, क्या करेगी? ऐसे सिर्फ नाम के दिखा रखे हैं, करती वर्ती कुछ नहीं है। उसके बाद अगर दोस्तों हम इसका चार्ट एनालिसिस देखते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों ये चार्ट है लगभग 1998 से। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी का जो 1999 के अंदर कंपनी 30 रुपए से हाई बनाती है अपना 2450। मतलब क्या जबरदस्त ग्रोथ थी दोस्तों, मतलब एक ड्रीम ग्रोथ बोल सकते हैं इसको कि काफी लोगों को इसने करोड़पति बना दिया। लेकिन उसके बाद एक शार्प डाउन 2008 के बाद इतना कंपनी इतनी ज्यादा गिर गई, लगभग उसका अपना लो बनाया 223 के आसपास। उसके बाद दोस्तों कंपनी लगभग 7-8 साल के लिए एक रेंज बाउंड रही, उस रेंज के अंदर ही ट्रेड करती रही, और उसके बाद इस तरह से गिरी है कि अब यहाँ पे सभी ट्रैप हो गए, कोई निकल ही नहीं पाया। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी बाई और नोट कि इसको खरीदना है या नहीं खरीदना, तो दोस्तों बिल्कुल मैं तो इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस कंपनी को खरीदो। अगर किसी ने खरीद रखा है उनके लिए पॉजिटिव बातें मैं बता देता हूं दोस्तों। अगर इसको आपको बिल्कुल भी खरीदना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी ने खरीद रखा है, भाई ट्रैप हो रखे हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव बात यह है कि हो सकता है आने वाले समय में कोई बड़ा प्लेयर इसको एक्वायर कर ले। तो ये उनके लिए पॉजिटिव है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर इसको एक्वायर करता है तो आपको जो इसकी बेनिफिट आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, अगर आप निकलना चाहो तो भी अपने अगर पर निकलने का फायदा क्या है यार, 99% तो इसने नेगेटिव में रिटर्न दे दिया। तो उसको जो आपने शेयर खरीद रखे हैं उसको रखे रहने दो, भूल जाओ उनको कि आप मान लो कि आपके पैसे डूब गए हैं। आपको इससे ज्यादा उम्मीदें लगाने की आवश्यकता है नहीं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।